हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस एंड एजुकेशन पर। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 मार्च को आपका मैथ का पेपर है हाई स्कूल का, तो उस पर हम वीडियो बना रहे हैं सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जैसा कि चैप्टर 1 है, हाँ, तो आपको अपने परिश्रम को कम नहीं करना है। लगातार ऐसे ही मेहनत लगातार आपको 10 मार्च तक करते रहना है, 9 मार्च तक, जिससे कि आपका नंबर कम ना हो। और जितना मैं पढ़ाऊँगा उतने में से ही आएगा, ये तो कन्फर्म है। इसलिए आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देखते रहें और समझते रहें। तो पहला आपका क्वेश्चन है क्या एमसीक्यूज का, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए क्या शर्तें लागू होती हैं? किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए क्या क्या शर्तें लागू हो सकती हैं, वही हम समझते हैं। तो आइए देखते हैं इस पर ना। तो दो धनात्मक पूर्णांक आपको दिया है ए और बी, ये दो धनात्मक पूर्णांक हैं ना। तो वास्तविक संख्या में हमने क्या पढ़ा है, लासामासा पढ़ा है, तो उसी पर ये निर्भर करेगा। अर्थात ये क्या हो जाएगा, मासा, क्या हो जाएगा, मासा, और ब्रैकेट में ए कामा बी, क्योंकि यही दो संख्या हैं। फिर गुणे क्या हो जाएगा, लासा, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए इंटू बी। तो इतना ही इफेक्ट पड़ेगा इस पर। तो ये आपका इससे फार्मूला बन के तैयार हुआ कि जब दो संख्याएं दी रहेंगी तो उससे क्या क्या बनेगा, मासा इंटू ए बी, मासा, फिर गुणे लासा, अर्थात ये आपका तैयार हो जाएगा, जो कि 2023 के बोर्ड पेपर में पूछा गया है। ठीक, तो ये 2023 के बोर्ड पेपर में पूछा गया है। और इसी से हम और एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्या, मासा अगर हमें निकालना हो, क्या निकालना हो, मासा, मासा ए इंटू बी बराबर निकालना हो तो कैसे निकलेगा, ये मासा यहीं पर रहेगा और ये लासा जो गुणा में है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग, अर्थात ए इंटू बी अपान लासा कोष्टक में ए कामा बी, अर्थात दो संख्याओं का गुणनफल बटे लासा ना। इसे क्या लिखते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बटे लासा। मासा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटे लासा। या लासा अगर हमें निकालना हो तो लासा लिखेंगे, लासा ए बी ए कामा बी बराबर क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल बटा जहां लासा था उसी के स्थान पे आपको मासा लिख देना है। तो एक के साथ तीन तीन क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ है। तो किसी भी तरह आपको ये ऑप्शन दे सकता है, तो इसलिए तीनों ऑप्शन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, आइए देखते हैं दूसरा। तो इसका आंसर आपका क्या लिखा जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए क्रॉस बी इक्वल टू मासा ए कामा बी, अर्थात दो संख्या, फिर इंटू क्या हो जाएगा, लासा ए इंटू बी। तो ये आपका इसका फाइनल आंसर, अर्थात ऑप्शन जो ऐसे मिलेगा वो सही होगा, या इन तीनों में से आपको जो ऑप्शन दिखाई देगा वो सही होगा। ठीक, दूसरा आपका है कि कौन सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है, कौन सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो सह अभाज्य संख्याएं आप जानते हैं, तो ऑप्शन आपका है 18 और 25। ये है 18, ये है 25। इसका जब खंड करेंगे तो 1 आएगा, फिर 2 से ये कट जाएगा, फिर 3 से कट जाएगा ना, तो 6 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, तो इसी तरह ये कटता रहेगा। और 25 1 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा, उसके सिवा और किसी से नहीं कटेगा। तो सह अभाज्य संख्याएं उन संख्याओं को हम लोग कहते हैं जिसमें केवल और केवल एक युग्म, अर्थात किसी भी गुणनखंड का उसमें से केवल एक ही कॉमन होगा। एक का मतलब वो, बस ये ट्रिक याद रख लीजिए, उसमें केवल क्या मिल सकता है, केवल और केवल एक मिलेगा, बस ये एक। उसके सिवा
अगर कोई भी मिलता है तो वह सह अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। उसके सिवा अगर कोई भी गिनती अगर मिलती है तो वह सह अभाज्य ना होकर के कौन सी संख्या हो जाएगी, भाज्य या तो अभाज्य। अभाज्य की परिभाषा जैसा कि आपको पता होगा कि अभाज्य में केवल दो युग्म मिलते हैं, अर्थात दो संख्याएं हैं तो उनमें से दो युग्म ही मिलने चाहिए। उससे अगर ज़्यादा मिलता है तो वह भाज्य की श्रेणी में चला जाता है। जब दो खंड मिलते हैं तो वह अभाज्य की श्रेणी में आ जाता है। जब केवल एक खंड मिलते हैं तो वह सह अभाज्य की श्रेणी में आ जाता है। तो भाज्य कौन सी होती है, जिसमें दो से अधिक खंड मिलते हैं वह भाज्य की श्रेणी में जाता है। जिसमें दो मिलते हैं वह अभाज्य की श्रेणी में आता है, और जिसमें केवल और केवल एक खंड मिलते हैं वह सह अभाज्य की श्रेणी में आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये इसमें एक केवल मिला है, तो दूसरा खंड आपका क्या है, दूसरा दिया है आपका 5,15। तो इसमें देखिए जब 5 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और 15 का, तो क्या होगा, 1 से कटेगा, ये 5 से कटेगा, और ये देखिए 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा। देखिए ये एक खंड मिल गया, ये भी एक खंड मिल गया। तो जब दो संख्याएं मिलेंगी तो किसके श्रेणी में जाएगा, अभी हमने आपको बताया अभाज्य के श्रेणी में। जब दो खंड मिलेंगे तो वह अभाज्य संख्या कहलाएगी। अगला, जैसा कि इसका तीसरा ऑप्शन था 7,21, तो 7,21 का जब हम अभाज्य गुणनखंड कर देंगे तो कितना आएगा, तो 7 का 1 और 7, और इसका क्या क्या आएगा, 1 आएगा ना, इसका 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 7 आएगा। देखिए फिर दो खंड आपस में मिल गया, और जैसे ही दो खंड मिलते हैं वो किस श्रेणी में जाता है, अभाज्य की श्रेणी में जाता है। किसमें, अभाज्य की श्रेणी में। ऐसे ऑप्शन नंबर आपका अगला था 31 और 93। जब इसका अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं तो 31 का 1 होगा और 31 हो जाएगा, और 93 का 1 भी होगा, 3 भी होगा और 31 भी होगा। फिर देखिए दो चीज़ मिल गए, तो जैसे दो चीज़ मिला, दो खंड मिला, तो वह अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। अब सोचिए दो क्वेश्चन समझाने में केवल 7 मिनट हो चुके हैं, 7.5 मिनट हो चुके हैं। तो कितने बेहतरीन तरीके से आपको हर एक ऑप्शनल अच्छे से कराया जाए। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका करेक्ट होगा, क्योंकि सहअभाज्य खंड उसे कहते हैं जिसमें केवल और केवल एक मिलता है। तो ये ट्रिक याद रखिए, केवल एक मिलना चाहिए, एक किसी को कोई भी अगर मिलता है दोनों में से तो वो सहअभाज्य नहीं होगा। अगला तीसरा आपको दिया है, तीसरा प्रश्न आपका है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है। तो यहाँ क्या के स्थान पे ही हमें बताना है। वह बड़ी से बड़ी की संख्या क्या है जिसको 70 और 125 को भाग देने पर क्रमशः 5 और 8 शेष फल बचे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले ना, क्या क्या दिया है, 70 दिया है और 125 दिया है। कह रहा है कि कौन सी संख्या होगी जिसे क्या करने पर, भाग देने पर 5 और 8 शेष फल बचे। तो जब भी कहे कि शेषफल बचे, इतना शेषफल बचे, तो जो शेषफल दिया हो वह संख्या में से घटा देते हैं। तो पहला 5 है तो 5, दूसरा 8 है तो 8। तो पहले वाले के लिए पहली वाली संख्या होगी, दूसरे वाले के लिए दूसरे वाली संख्या। अब घटाएंगे, ये 65 हुआ, ये 65 आपका आया, और इसमें से घटाएंगे कितना, 15 में से 8 गया, 15 में से 8 गया 117, कितना आ जाएगा, 117। अब सबसे पहले जब सॉल्व करने के लिए आएगा तो दूसरे तरीके से होगा, लेकिन जब विकल्पी में आएगा तो ये तरीका अपनाना सबसे बेटर पड़ेगा, आपका जल्दी क्वेश्चन होगा। तो अब इसमें से ऑप्शन मिलाना, किस ऑप्शन से ये दोनों संख्याएं क्या हो जाएं, कट जाएं। तो देखिए 11 से काटते हैं, तो 11 से कोई भी नहीं कटेगा, अर्थात पहला ऑप्शन गलत हुआ है। पहला ऑप्शन क्या हुआ, गलत हुआ। आपको ऑप्शन से लगाना सिखाते हैं। फिर 13 से काटते हैं, देखें 13 पचे 65 और 13 26 39 13 54 13 65 13 78 13 91 13 104 13 9 117। अर्थात ये ऑप्शन नंबर बी ही आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि 13 से दोनों संख्याएं कट रही हैं। चाहे 15 से काट के देख लीजिए, चाहे 17 से काट के देख लीजिए, ये तीनों से नहीं कट रही हैं। तो अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब इसको लगाते कैसे हैं। जब इतना कर लिए
तो इसमें क्या करेंगे, अब 65 से इसमें भाग देंगे। ये लगाने की विधि है 2 नंबर के लिए ना, क्योंकि ये तो जितने भी 1 नंबर के बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं सब 2 नंबर में आ सकते हैं, इसलिए आप लगाते हुए भी सीखिए। तो 65 से इसमें भाग देंगे, क्या करेंगे, 65 से इसमें भाग देंगे। तो भाग देने पर देखते हैं अब क्या होता है, या 65 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, ये और अच्छा होगा। 65 का अभाज्य गुणनखंड और 117 का अभाज्य गुणनखंड, तो 5 × 13, 13 × 5 65, और 117 का क्या करेंगे, 13 9 117 अर्थात 3 × 3 × 13, 3 × 13। हमें क्या निकालना है, शेषफल निकालना है। तो शेषफल का मतलब वह होता है कि जो मासा हो, मासा अर्थात जो दोनों में कॉमन हो, बड़ी से बड़ी संख्या अर्थात दोनों में कॉमन हो। तो 13 ही आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया। ठीक, हम तो शॉर्टकट बताए हैं, आपको लिख के करना है कि 65 का अभाज्य गुणनखंड बराबर इतना, फिर 117 का अभाज्य गुणनखंड बराबर इतना, फिर लिखेंगे चूंकि बड़ी से बड़ी संख्या है इसलिए मासा बराबर जो दोनों में कॉमन होगा वही लिख देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 आपका क्या कहा है, फिर वैसे ही है। कहे वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 24 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 5 शेषफल प्राप्त होता है। प्रत्येक दशा में अर्थात जो दोनों संख्याएं हैं उन दोनों में से ये 5 क्या करेंगे, घटा देंगे। तो आइए देखते हैं क्या होता है। कितना है आपका संख्या, 245 और 1037। 245 - 5 और 1037 - 5। अब घटाएंगे तो क्या आपका बचेगा, ये जानते हैं कि आपकी 240 हो जाएगा ना, और यहाँ जब घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 1032। कितना हो जाएगा, 1032। अब हमने अभी आपको ऑप्शन से बताया कैसे पकड़ते हैं, तो आइए देखते हैं। ऑप्शन पहला का क्या है, इसका 22 है। अब 22 से इसमें भाग दीजिए, तो 22 × 1 = 22, बचेगा 2, 22 से 20 फिर कटेगा नहीं, तो अर्थात ये पहला ऑप्शन आपका क्या है, इनकरेक्ट। अगला 23 से भाग देते हैं, 23 × 1 = 23, फिर ये नहीं कटेगा, तो ये भी आपका ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट। अब अगला देखते हैं 24 से। जब 24 से इसमें भाग देंगे तो 10 बार जाएगा और ये पूरी तरह कट जाएगा, पहला क्लियर। अब दूसरा इसमें 24 भाग देते हैं, क्या होता है, तो जब 24 से इसमें भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, तो 24 दूना 48 और 24 तीन कितना हो जाएगा, 24 तीन 4 3 12, 3 दूनी 6 1 7 72, फिर 24 चौका कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 8 1 9 96 ना, तो 96 जाएगा। तो 103 में से 96 घटाएंगे तो कितना आएगा, 13 में से 6 गया 7 हो गया, ये कहानी खत्म। ये 2 बचा, तो 24 × 3 = 72, अर्थात ये 24 से भी पूरी तरह विभाजित हो जा रहा है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। तो आशा करता हूँ आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से यह समझ में आया होगा। तो आइए चलते हैं कि 2 नंबर में इसे कैसे हल करेंगे। तो 2 नंबर के लिए हल करते हैं, तो इतना घटाना होगा उसमें भी 2 नंबर के लिए। तो सबसे पहले आप घटाएंगे, लिखेंगे चूंकि शेषफल प्रत्येक दशा में 5 बचना चाहिए। लिखेंगे क्या, चूंकि शेषफल प्रत्येक दशा में 5 बचना चाहिए, तो इसलिए 245 - 5 और 1037 - 5 बराबर 240 और 1032, ये हुआ। अब इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, क्या हो जाएगा, हम यहीं पर कर दे रहे हैं, आप लोग अच्छे से अपना नीचे करिएगा। अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड इसका क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, अब देखिए हम आपको थोड़ा ट्रिक के माध्यम से बताना चाहेंगे जिससे कि आप जल्दी से जल्दी निकालना प्रयास करें, क्योंकि समय नहीं रहता, आपको मिलाना भी रहता है करने के बाद क्वेश्चन, तो इसलिए अच्छे से देखिए। अब ये 240 आपका है,
240 को हम क्या लिख सकते हैं, जो तोड़ने लायक होगा उसे तोड़ देंगे तुरंत। इसलिए देखते हैं 240 को हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं। 240 को लिख सकते हैं 24 गुणे 10, लिख सकते हैं 24 गुणे 10। फिर 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 गुणे 4 अर्थात 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। देखिए ये 4 हो गया, ये 6 हो गए। और 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5। ये देखिए आपका खंड हो चुका। अब इसे हम लिख दे रहे हैं 2 पे घात 1 2 3 4 गुणे 3 और गुणे 5। ये इसका खंड हो गया, अभाज्य गुणनखंड। अब 1032 को करना है, तो 1032 को हम लोग क्या लिख सकते हैं। 1032 को न लिखना हो तो आप लसा ले लीजिए, पुरानी मेथड पता ही है। तो 1032 के बाद 2 पचे 10, 2 पचे 10, 2 1 2, 2 6 12, फिर 2 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 8 16 ना, 2 दूनी 4, 1 2 पचे 10, फिर 1 इधर 2 8 16, फिर 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 9 18। ये आ जाएगा आपका कितना, 129। अब 129 किससे कटेगा, 3 से कटेगा। 3 चौका 12, 3 त्रिका 9। अब ये 43 किससे कटेगा, 43 तो हमारे ख्याल से किसी से नहीं कटेगा ना, तो 43 ऐसे ही रह जाएगा। तो कितना आया आपका इसका खंड, अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 पे घात कितना 3 गुणे 3 और गुणे 43, ये आपका आ गया। और मासा हमने क्या बताया आपको, मासा में जो होता है, जो सबसे छोटी घात होती है, कौन सी घात होती है, छोटी घात, उसे हम चुनते हैं। तो देखिए 2 पे घात 4, 2 पे घात 3 में कौन छोटा है, तो आप कहेंगे 2 पे घात 3, तो 2 पे घात 3 इधर लिख लीजिए, गुणे इन दोनों में 3 ही कॉमन है, 3, इन दोनों में कुछ नहीं है तो इसे छोड़ देंगे, बस हो गया ये। अब करेंगे 2 पे घात 3 का मतलब 8 और 3 ये, तो हो गया 24। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी ही फिर आया। ये 2 नंबर का तरीका है। आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। 17 मिनट हो गया केवल 4 क्वेश्चन में ना। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहा है कि 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 8 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 11 एक भाज्य संख्या है। सत्य है कि असत्य है ना, सत्य है कि असत्य है, यह कह नहीं सकते या इनमें से कोई नहीं। ये आपका ऑप्शन है। तो आइए देखते हैं। देखिए जब भी ऐसे संख्या हो तो जो गुणे में होता है वो कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए 11 यहाँ भी है, 11 यहाँ भी है। अब आप कहेंगे सर 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। ये आप सही बोलेंगे, बट क्यों इसे कॉमन नहीं लेंगे, क्योंकि यह इसके आगे प्लस है और जबकि इसके सामने मल्टीप्लाई है। तो इसके भी सामने देखिए मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई वाला संख्या कॉमन लेंगे। तो ये 11 जब हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना, 17 इंटू 5 इंटू 11 गया तो 1 होगा, तो 1 से कोई मतलब नहीं। 8 इंटू 2 प्लस 2, यहाँ भी 1 होगा तो कोई मतलब नहीं। अब आपका क्या होगा 17 का गुणा 5 में करेंगे, 17 पचे 85। आप जानते हैं इतनी संख्याएं हैं, उसमें गुणा करने के बाद जब ये जोड़ेंगे तो उसका कुछ न कुछ खंड निकलेगा ही ना, अर्थात 2 से अधिक खंड निकलेंगे। जब भी 2 से अधिक खंड निकलेंगे तो उस संख्या को हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। हमने अभी बताया ना भाज्य संख्या की परिभाषा में कि जिसके 2 से अधिक खंड हो भाज्य संख्या, जिसके 2 खंड हो अभाज्य, जिसके केवल 1 मिलता हो वह सहभाज्य। अर्थात आपका यह ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा, सत्य वाला। ठीक, यह है एक भाज्य संख्या। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आए अगर विकल्पी, तो आप तुरंत आंख मूंद कर सत्य पर टिक लगाएंगे, देखकर, मतलब जहां होगा सत्य ना, तो उसके बाद टिक लगा दीजिएगा ना, और मार्कशीट में भर दीजिएगा, गोला कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या है। दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या हमने क्या बताया, जिसके केवल और केवल 2 खंड मिले। तो 0 के तो मिलेंगे नहीं, ये तो आपका पहला ही गलत हो जाएगा। 1 के तो मिलेंगे नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। 2 के मिल जाएंगे, 1 और 2।
तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा ना। और जबकि 8 के 2 से ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, फिर 8 मिलेगा। तो इसके 2 से ज़्यादा मिल गया और 2 से ज़्यादा जिसके मिलते हैं तो वह भाज्य हो जाता है। तो अर्थात ये आपका भाज्य है और यह आपका अभाज्य है, जो कि अभाज्य हमें निकालना था। तो इससे एक ऑप्शन और तैयार हुआ कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। तो आप कहेंगे 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। ठीक, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? तो आप बताइए। चलिए हम बताते हैं। देखिए, इन चारों ऑप्शनों में से इसी प्रकार से हमें छांटना है। तो 156 लिखते हैं पहले। ये हो गया 156। इसका लासा निकालिए। तो 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18, 3 1 3, 3 3 9 13। अर्थात 2 पे घात कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और 3 1 और 13, मतलब 2 पे घात 2, 2 पे घात 2, 1 3 1 13। अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहा है कि यदि 26 और 156 का लासा 156 है तो मासा के लिए सूत्र क्या होता है? तो मासा के लिए अभी हमने आपको सूत्र बताया था, जब 2 गुणनखंड थे ए और बी, तो हमने बताया था मासा बराबर क्या होता है? मासा बराबर होता है 2 संख्याओं का गुणनफल, अर्थात a इंटू बी बटा लासा ना। तो 2 संख्या क्या है आपका? 26 और 156 है। तो 26 इंटू 156 और बटा लासा आपका कितना दिया है? 156। तो 156 से 156 खत्म, तो आंसर क्या हो गया आपका? 26। अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट। अगला ये सभी हमने वही क्वेश्चन लिए जो आपके 2022, 23, 24 बोर्ड पेपर में आए हुए हैं। ठीक ना। अगला संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्याओं, अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग होगा। अर्थात 144 का जब हम गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 144 का, तो उसमें जो घात होगी उसकी योग बताना है। तो 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 6 12, 18 दूनी 36, 9 दूनी 18, 3 त्रिका 9, 3 1 3। अर्थात कितना बार 2 है? 1 2 3 4 5, 4 बार 2 है और 2 बार 3 है, तो 4 और 2 6। अर्थात 6 घात आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, तो देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आइए देखते हैं 10 नंबर। 2³ 3 × 3 × 5 तथा 2³ 3 × 3 का लासा है। अब इसका लासा बताना। तो लासा में हम सबसे बड़ी घात देखते हैं। तो सबसे बड़ी घात 2 पे घात 3 है, तो ये तो ले लेंगे। फिर 3 है, ये भी ले लेंगे। फिर 5 नहीं मिल रहा है तो उसे भी ले लेंगे। तो आंसर क्या? 2 पे घात 3 का मतलब 8, और ये 3, 8 त्रिक 24, और 24 25 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 10 2 12, 120। अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला कहा है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या ना, एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होगा। एक शून्येतर परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का भागफल क्या होगा? तो आप बताइए क्या होगा कि एक शून्येतर का मतलब पहले किसी को जल्दी पता नहीं रहता, तो इसलिए आप समझ लीजिए शून्येतर का मतलब होता है शून्य को छोड़कर। अर्थात हम शून्य को छोड़ दें और जितनी भी संख्याएं हो कोई भी संख्या ले सकते हैं। हाँ, शून्य को छोड़कर और सभी संख्या को लेकर हम इसे हल कर सकते हैं। तो शून्येतर का मतलब यही होता है कि उसमें शून्य शामिल ना हो। अब शून्य का मतलब ये मत कहिएगा कि 10 ले सकते हैं नहीं,
क्योंकि सर 10 में तो शून्य शामिल है। अरे 10 ले सकते हैं, केवल शून्य नहीं ले सकते, और उसके साथ कोई गिनती लगी हो तो ले सकते हैं। ठीक, तो एक शून्येतर परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या ले लिए ना, ले रहे हैं परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या हमने लिए 4/5। क्या लिया? 4/5 परिमेय संख्या। और दूसरा क्या है कि एवं अपरिमेय संख्या, तो एक अपरिमेय संख्या ले लिए हमने √3। ये क्या है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या √3। अब इसका आपस में क्या करना है? संख्या का भागफल, क्या भागफल, अर्थात इसमें भाग देने पर क्या प्राप्त होगा। तो आप जानते हैं जब भी एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या से भाग देंगे तो हमेशा वह संख्या एक अपरिमेय संख्या ही होगी, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे मित्रों 11 क्वेश्चंस हमने MCQs का किए हैं चैप्टर 1 का ना। एक टाइप और बन सकता है, जैसे कि 2 धन पूर्णांकों को आपको देकर पूछा था, तो आपसे यह भी पूछ सकता है कि 3 धन पूर्णांक हो। कितने? 3 धन पूर्णांक हो तब स्थिति क्या होगी ABC। जब 3 धन पूर्णांक हो तब आपका क्या क्या बन सकता है ना। तो 3 धन पूर्णांक के लिए क्या क्या बनेगा? मासा बराबर हम लोग बता देंगे क्या, A × B × C, A × B × C, और ये जो फिर मल्टीप्लाई लासा ब्रैकेट में A, B, C, और बटा कितना हो जाएगा? लासा अर्थात A × B, 2 संख्याओं का लासा गुणे फिर 2 संख्याओं का लासा, 2 संख्याओं का लासा फिर गुणे 2 संख्याओं का लासा अर्थात C, A। तो ये आपका सूत्र बनेगा। मासा बराबर जब 3 धन पूर्णांक दिए हो तब के लिए कंडीशन बनेगा मासा बराबर A × B × C, A × B × C गुणे लासा ABC बटा लासा AB गुणे लासा BC गुणे लासा CA। अर्थात ये देखिए लिखा है ना, A का गुणा एक बार B में कर देंगे तो AB, फिर B का गुणा C में कर देंगे तो BC, फिर C का गुणा M कर देंगे तो AC। ठीक, तो तीनों में लासा होगा। जब यहाँ मासा होगा तो यहाँ लासा होगा, और जब यहाँ लासा होगा तो यहाँ मासा होगा। तो अगला फार्मूला इसका देख लीजिए कैसा बनेगा। तो अब यहाँ लिख देंगे लासा बराबर लासा बराबर, तो लासा बराबर आपका क्या बनेगा? ऊपर वही रहेगा A × B × C, A × B × C गुणे मासा ABC, और बटा हो जाएगा मासा × AB, फिर गुणे मासा × BC, फिर गुणे मासा मासा × CA। ये आपका बन सकता है। ये आपका अगला बहुविकल्पी क्वेश्चन 2025 के लिए बन सकता है, तो इसलिए हमने आपको यह भी समझा दिए। तो आशा करता हूँ मेरे प्यारे मित्रों कि आपको यहाँ तक के सभी कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, किस तरह के आगामी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप जान चुके हैं क्या होता है? 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 होता है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? आप हमें ये बताइए, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? तो आप कह देंगे सर आप जब पूछ ही रहे हैं तो हम बता दे रहे हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका क्या होता है? 4 होता है, क्योंकि 4 ही एक ऐसा नंबर है जो कि क्या अधिक अभाज्य गुणनखंड बनते हैं 1, 2, 4। देखिए 2 से ज़्यादा बन गए, और जैसे 2 से ज़्यादा बने तो तुरंत यह भाज्य संख्या हो गई। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। क्या? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। और यह एकलौती
कैसी है? एक लौती सम अभाज्य संख्या है। एक लौती सम अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपके, कोई कहा नहीं जा सकता, इसलिए हम यह भी बता दे रहे हैं कि यह ऐसे दे सकता है कि एक लौती सम अभाज्य संख्या कौन सी है। तो जो बच्चे नहीं पढ़े रहेंगे तो वो तो चक्कर खा जाएंगे। तो इसलिए एक लौती सम अभाज्य संख्या आपकी क्या है? 2 है। इस प्रकार से वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर से इसी तरह के क्वेश्चनों के साथ। 1 मार्च तक की बेहतरीन तैयारी करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।